एक, ओपन एक्सेस से संबंधित परिवर्तन। संदर्भ 1, 2 और 3 के अनुसार एचटी बिलिंग सिस्टम में ओपन एक्सेस से संबंधित निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। ए, रीजनरेटर के माध्यम से पावर सोर्सिंग। जो उपभोक्ता ओपन एक्सेस के तहत पावर रीजनरेटर से प्राप्त करते हैं, उनके लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेस को एडजस्टेड ऑफसेट ओए यूनिट्स, जिसमें बैंकिंग यूनिट्स के समायोजन भी शामिल हैं, पर लागू किया जाएगा। कॉन्वेंशनल जनरेटर के माध्यम से पावर सोर्सिंग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह बदलाव ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए है, जो विभिन्न प्रकार के जनरेटर से पावर प्राप्त करते हैं। जो उपभोक्ता रीजनरेटर से पावर प्राप्त करते हैं, उनके लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेस अब ऑफसेट यूनिट्स पर लागू होंगे, जबकि कॉन्वेंशनल जनरेटर के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह रीजनरेटर से पावर लेने वाले उपभोक्ताओं को उनके समायोजित यूनिट्स के आधार पर चार्ज किया जाएगा। बी, कुल सीडी और एमएसईडीसी एलसीडी। आए अब से कुल सीडी, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और एमएसईडीसी एलसीडी को ओए पोर्टल से नहीं लिया जाएगा। केवल ओएसीडी, ओपन एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, को ही बिलिंग सिस्टम में ओए पोर्टल से लिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य है कि अब ओपन एक्सेस से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ओएसीडी को ही बिलिंग प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाएगा। अब तक कुल डिमांड और एमएसईडीसी एल डिमांड भी ओए पोर्टल से लिया जाता था, लेकिन अब केवल ओए से संबंधित डिमांड ही प्रयोग में लाई जाएगी। इसका मतलब है कि ओए उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग अधिक सटीक और केवल ओपन एक्सेस से जुड़े डिमांड पर आधारित होगी। टू, नए ओए अनुमति और यदि उपभोक्ता पिछले महीने ओए में नहीं था, तो बिलिंग में उपलब्ध कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सीडी को कुल सीडी के रूप में माना जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता को ओपन एक्सेस ओए की नई अनुमति मिलती है और वह पिछले महीने ओए में नहीं था, तो उस उपभोक्ता के लिए बिलिंग के समय उपलब्ध कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सीडी को कुल सीडी के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब उपभोक्ता ओपन एक्सेस में नए होते हैं, तो उनका कुल डिमांड ही उस महीने के लिए बिलिंग में शामिल किया जाएगा। 3, नए ओए अनुमति के मामले में और यदि उपभोक्ता पिछले महीने ओए में था, तो बिलिंग में उपलब्ध कुल सीडी अगले बिलिंग के लिए जारी रहेगा। यदि किसी उपभोक्ता को ओपन एक्सेस ओए की नई अनुमति मिलती है और वह पिछले महीने ओए में था, तो उस उपभोक्ता का कुल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सीडी अगले महीने के बिलिंग में जारी रहेगा। इसका मतलब है कि जो डिमांड पिछले महीने के लिए लागू था, वही अगले महीने भी लागू रहेगा जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता। 4, यदि ओए अनुमति के दौरान सीडी में कमी का विकल्प चुना जाता है, तो एमएसईडीसी एलसीडी, कुल सीडी ओएसीडी। यदि कोई उपभोक्ता ओपन एक्सेस ओए अनुमति लेते समय कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सीडी में कमी करने का विकल्प चुनता है, तो एमएसईडीसी एल का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एमएसईडीसी एल सीडी इस प्रकार गणना किया जाएगा। कुल सीडी में से ओएसीडी को घटाकर एमएसईडीसी एल सीडी का मान प्राप्त किया जाएगा। यह गणना तब लागू होगी जब उपभोक्ताओं ए के लिए अतिरिक्त डिमांड ओएसीडी चुनता है और एमएसईडीसी एल का सीडी अलग से निर्धारित किया जाता है। वी, यदि ओए अनुमति के दौरान सीडी में कमी का विकल्प नहीं चुना जाता है, तो एमएसईडीसी एलसीडी कुल सीडी। यदि उपभोक्ता ओपन एक्सेस ओए अनुमति लेते समय कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सीडी में कमी करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो एमएसईडीसी एल का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एमएसईडीसी एलसीडी वही रहेगा जो कुल सीडी था। इसका मतलब है कि जब ओए के लिए सीडी में कोई कमी नहीं की जाती, तो एमएसईडीसी एल का डिमांड वही रहेगा जैसा कि पहले था, यानी कुल सीडी के बराबर।
6. चूंकि बिलिंग सिस्टम में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि सीडी में कमी का विकल्प चुना गया है या नहीं, इसलिए वाणिज्यिक विभाग 3 से चर्चा के बाद सभी अनुमतियां रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा कमी के विकल्प को नहीं चुने गए के रूप में मानी जाएंगी। सभी पारंपरिक अनुमतियां MS लैक्स इंडस्ट्रीज LTD यूनिट 2 को छोड़कर कमी के विकल्प को चुना हुआ माना जाएगा, जबकि MS लैक्सम इंडस्ट्रीज LTD यूनिट 2 के लिए पारंपरिक अनुमतियां कमी के विकल्प को नहीं चुने गए के रूप में मानी जाएंगी। इस परिवर्तन के तहत पुराने अनुमतियों में यदि यह स्पष्ट नहीं है कि उपभोक्ता ने सीडी में कमी का विकल्प चुना है या नहीं, तो उसे एक निश्चित नीति के अनुसार माना जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए कमी के विकल्प को नहीं चुना हुआ माना जाएगा। पारंपरिक उपभोक्ताओं के लिए, जिनमें MS लैक्स इंडस्ट्रीज LTD यूनिट 2 को छोड़कर कमी का विकल्प चुना हुआ माना जाएगा। 7. पूर्ण ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के मामले में MSEDC LCD को शून्य माना जाएगा। पूर्ण ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं, जो कि पूरी बिजली आपूर्ति ओपन एक्सेस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, के लिए MSEDC L का अनुबंधित मांग CD शून्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि इन उपभोक्ताओं के लिए MSEDC L से बिजली की आपूर्ति नहीं होती, इसलिए उनकी MSEDC LCD को शून्य के रूप में लिया जाएगा। 8. ANC पोर्टल से प्राप्त कुल CD या MSEDC LCD जो सर्कल कार्यालयों द्वारा अनुमोदित है, उपर्युक्त सभी नियमों पर अधिसूचित किया जाएगा। यदि ANC पोर्टल से कुल CD या MSEDC LCD प्राप्त किया जाता है और वह सर्कल कार्यालय द्वारा अनुमोदित है, तो वह उपरोक्त नियमों के बावजूद लागू होगा। इसका मतलब है कि यदि ANC पोर्टल से कोई नया डेटा आता है, तो वह पहले से तय किए गए नियमों को ओवरराइड करेगा और वही डेटा बिलिंग सिस्टम में उपयोग किया जाएगा। 9. OA अनुमतियों के समाप्त होने की स्थिति में, या तो अवधि समाप्त होने या उपभोक्ता द्वारा रद्द किए जाने के कारण, यदि उपभोक्ता सामान्य HT उपभोक्ता बन जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कुल CD होगा। यदि OA अनुमति समाप्त होने का कारण 70% थ्रेशहोल्ड डिमांड को लगातार 3 महीनों तक न पूरा करना है, तो डिमांड की बहाली मौजूदा प्रैक्टिस के अनुसार की जाएगी। इस नियम के तहत यदि OA अनुमति को समाप्त कर दिया जाता है, चाहे वह समाप्ति अवधि के कारण हो या उपभोक्ता द्वारा रद्द किया गया हो, तो उपभोक्ता का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कुल CD के बराबर होगा। इसके अलावा यदि OA अनुमति को समाप्त करने का कारण 70% थ्रेशहोल्ड डिमांड को लगातार 3 महीनों तक पूरा न कर पाना है, तो डिमांड को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया मौजूदा नियमों के अनुसार होगी। OA अनुमति के समाप्त होने की स्थिति में यदि उपभोक्ता लगातार 3 महीनों तक 70% थ्रेशहोल्ड डिमांड प्राप्त नहीं करता है, तो सभी जनरेटर से दी गई OA अनुमतियां रद्द मानी जाएंगी। यदि कोई उपभोक्ता लगातार 3 महीनों तक 70% थ्रेशहोल्ड डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसकी OA अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा और यह रद्दीकरण सभी जनरेटर से प्राप्त अनुमतियों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि OA की सभी अनुमति समाप्त कर दी जाएगी। 2. जैसा कि संदर्भ 4 के अनुसार अप्रैल 23 से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए संशोधित जेनरिक दर प्राप्त हुई है, जो ग्रॉस मीटरिंग के तहत आते हैं। अप्रैल 23 और मई 23 के लिए बिल पुराने दरों के अनुसार किए गए थे। अब इन उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल 23 और मई 23 के लिए पुराने और नए दरों के बीच का अंतर इस बिल में पास किया गया है। निम्नलिखित संदेश इन उपभोक्ताओं के ऊर्जा बिल पर प्रिंट किया जाएगा। सोलर रूफटॉप क्रेडिट के लिए अंतर राशि रुपीस को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि अप्रैल 23 और मई 23 के लिए जेनरिक दर 3 रुपये 5 पैसे थी।
यह संशोधन ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को नए जेनेरिक दरों के अनुसार दिया गया है। जो उपभोक्ता ग्रॉस मीटरिंग के तहत आते हैं, उनके लिए अप्रैल और मई 2023 के लिए पुराने और नए जेनेरिक दरों के अंतर को बिल में समायोजित किया गया है। यह समायोजन उनके सोलर रूफटॉप क्रेडिट के रूप में दिखाया जाएगा और उपभोक्ता को अंतर राशि का क्रेडिट दिया जाएगा। 3. ओपन एक्सेस अनुमतियों की रिपोर्ट जो ओए परमिशन पोर्टल के माध्यम से बिलिंग में अपडेट की गई है, जोड़ी गई है। रिपोर्ट को सत्यापित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ओए पोर्टल से सभी अनुमतियों को सही तरीके से बिल किया गया हो। डाउनलोड करें रिपोर्ट्स ओपन एक्सेस जनरेटर परमिशन OA_मास्टर। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओपन एक्सेस ओए उपभोक्ताओं के लिए जो अनुमतियां ओए पोर्टल से बिलिंग सिस्टम में अपडेट की गई हैं, उन्हें ठीक से बिल किया गया है। रिपोर्ट को नियमित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए ताकि कोई त्रुटि न हो और सभी अनुमतियों को सही तरीके से बिल किया जाए। चार संदर्भ 5 के अनुसार मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए FCA शुल्क का पहला किस्त मई 2023 के बिल में पास किया गया था। अब दूसरी किस्त इस बिल में पास की जा रही है। बिल पर निम्नलिखित संदेश मुद्रित किया जाएगा। Second installment of adjustments due to FCA rate revision for the period from March 2022 to March 2023 are passed in this bill. यह बदलाव FCA फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट दर के संशोधन के कारण किया गया है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए पहले किस्त को मई 2023 के बिल में समायोजित किया गया था और अब दूसरी किस्त को इस बिल में जोड़ा जा रहा है। यह उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए है कि FCA दर संशोधन के कारण उनकी बिलिंग में बदलाव किया गया है और समायोजन किया जा रहा है। 5. संदर्भ 6 के अनुसार कार्यक्रमों को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि अब PD उपभोक्ताओं के बकाया राशि के खिलाफ सुरक्षा जमा SD को समायोजित किया जा सके, भले ही उपभोक्ता का किस्त योजना स्वीकृत होने के लिए लंबित हो। यदि उपभोक्ता के पास वैध या सक्रिय किस्त योजना है तो सुरक्षा जमा SD को समायोजित नहीं किया जाएगा। यह संशोधन PD परमानेंट डिस्कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा जमा SD की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। अब भले ही किसी उपभोक्ता की किस्त योजना अभी तक स्वीकृत न हुई हो, उनके बकाया राशि के खिलाफ सुरक्षा जमा का समायोजन किया जाएगा। हालांकि यदि उपभोक्ता के पास पहले से एक सक्रिय किस्त योजना है तो सुरक्षा जमा को समायोजित नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं के भुगतान को सुधारने और सही तरीके से समायोजित करने के लिए है। 6. संदर्भ 7 के अनुसार IGRC और CGRF के पते के स्थान पर निम्नलिखित संदेश अब बिल पर प्रिंट किया जाएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण के नियम और प्रक्रिया उपलब्ध हैं। www.mihdscom.in उपभोक्ता पोर्टल CGRF। यह संशोधन उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाने के लिए किया गया है। अब उपभोक्ता यदि अपनी शिकायतों का समाधान चाहते हैं तो उन्हें IGRC और CGRF के शारीरिक पते की जगह वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी।